इस वीडियो हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन को आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 101 नंबर का कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है जो कि मैदान पे खड़ा है। एक मैदान है, इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक लड़का है जो कि खड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके द्वारा मैदान पे कितना फोर्स लग रहा है? 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 500 न्यूटन का आपको यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? इस बच्चे के द्वारा। और कह रहा है इसका मास कितना है आपका? 50 केजी है, 50 केजी। अब इस पे पूछ रहा है कि मैदान द्वारा लड़के पर लगाया गया बल, पूछ रहा है कि मैदान के द्वारा लड़के पर कितना बल लगाया जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन वाला रूल कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बच्चे के द्वारा मैदान पे जितना फोर्स क्रिएट किया जा रहा होगा, मैदान उस बच्चे के ऊपर उतना ही फोर्स क्रिएट करेगा। सो एफ डैश इक्वल टू आपका 500 न्यूटन होगा। लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे बच्चे के द्वारा नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स जो मैदान के द्वारा लगेगा वो बच्चे के ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 500 न्यूटन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 102 नंबर डियर, 5 न्यूटन का बल यहाँ पे एफ दिया हुआ है आपका 5 न्यूटन, और कह रहा है कि 20 किलोग्राम यहाँ पे मास आपका है 20 केजी। पूछ रहा है वस्तु पर उत्पन्न त्वरण एक्सिलरेशन पूछ रहा है, ए इक्वल टू कितना होगा? तो F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू में a होता है। तो यहाँ से एक्सिलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई एम। F कितना है अपना? F है अपना 5 न्यूटन, और मास है हमारा 20 केजी। तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। देखिए केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का जो होता है उसका क्यूब के बराबर होता है, बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका? ये 12th क्लास या 11th क्लास की फिजिक्स में मिलेगा, ये आपके 10th का सिलेबस नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन दे दिया गया है तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी भी उसी रेशियो में बढ़ने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 नंबर का, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो जी होता है वो 0 होता है, और वेट इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी होगा। सो एम चाहे जितना भी रहे, 1 2 3 4 10 किलो 50 किलो 100 किलो 1000 किलो, लेकिन जी 0 हो गया तो वो आपका टोटल जो वेट होगा वो आपका कितना आएगा? 0 न्यूटन। क्योंकि भार का भी मात्रा, भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। तो कहीं ना कहीं सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर जब वेट 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि जब मास कितना भी रहे वेट 0 हो जाता है, तो इसको हम लोग भारहीनता की स्थिति कहते हैं। वहां पे वेट बिल्कुल फील ही नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट को भी आप अपनी खोपड़ी पे उठा के चल सकते हो। चलिए अगला 105 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए ऊर्जा का मात्रक एक तो जूल होता ही है, न्यूटन मीटर। देखिए W इक्वल टू एफ इंटू में डी होता है, तो यहाँ से न्यूटन और मीटर ये भी बन गया, तो ये भी होता है। और अगला है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है पावर वाला, तो यहाँ से W इक्वल टू पी इंटू में टी हो जाएगा। इसका मात्रक होता है वॉट, और इसका में टाइम का मात्रक हो जाएगा सेकंड या फिर आपका घंटा। तो किलोवाट जो लिखा हुआ है kWh, तो वॉट घंटा ये आपका किसका मात्रक है? ये भी आपका ऊर्जा का मात्रक। तो ये भी ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों दिए गए जो हैं वो तीनों मात्रक हैं एनर्जी के। बाकी जो होगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 100 वॉट यानी पावर दी हुई है आपको 100 वॉट। कह रहा है एक विद्युत बल्ब है जो कि T इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो गया आपको 60 सेकंड में कितनी ऊर्जा परिवर्तित, यानी कि W का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से W इक्वल टू पी इंटू में T लगा दीजिए। ये जो फॉर्मूला भी आपने देखा, तो पावर कितना है आपकी? है 100 वॉट और इंटू में 60 सेकंड, तो ये आपका मिल जाएगा 6000, ये 2 और 1 3, हाँ 6000 जूल आपका ये बन जाएगा ये W। तो 6000 जूल कौन सा है भाई?
ये ऑप्शन नंबर डी में बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 107 नंबर का डी है। देखिए क्वेश्चन, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। ध्यान देना, अगर जो टोटल एनर्जी होती है E इक्वल टू ये होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यानी कि जो ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा है ना, ई टोटल, तो वो होता है पोटेंशियल, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग जो होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो कि यहाँ से ये जमीन पे गिर रही है, ये आपका जमीन हो गई और ये किसी हाइट पर है, ये आपकी हाइट है h। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी कितनी होगी, mgh। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात अगर करें तो यहाँ पे 0। अब जब जमीन पे वो चीज़ पहुंच जाएगी तो mgh क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या बन जाएगी, 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 1/2 mv²। तो इस तरह से जब भी आप इन दोनों ऊर्जाओं को हर जगह पे, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हर जगह पर जो टोटल एनर्जी ई होती है, इनका सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है, बदलता नहीं है। क्यों? इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो सो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो आपका क्या हो जाएगी, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसमें पर्टिकुलर किसी एक एनर्जी की बात करता, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की बात करता, तो वो घट या बढ़ सकती थी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो वो भी घट या बढ़ सकती थी। जैसे जैसे नीचे आएगा, हाइट जो है कम होती जाएगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एक बढ़ेगी जिस रेशियो में, उसी रेशियो में दूसरी घटती है, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसी अनुपात में काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी। जब दोनों को जोड़ेंगे हर पॉइंट पे तो वो हमेशा टोटल एनर्जी ई हमेशा क्या होगी, फिक्स रहेगी, बदलती नहीं है, स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, सोनार में हम लोग किसका यूज करते हैं। तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसको अल्ट्रासोनिक यहाँ भी लिखा हुआ है, उसी का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। भूकंप के समय में किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपकी इंफ्रासाउंड्स जो 20 हर्ट्ज से जो हमारी ऑडिबल साउंड होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इससे जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज की जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपकी होती हैं, भूकंप के समय में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 110, कह रहा है इनमें से एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, वो कौन सा है। तो भाई कुत्ता भी नहीं सुन सकता, चमगादड़ भी नहीं सुन सकता, आदमी भी नहीं सुन सकता है। इसमें जो हाथी होता है, हाथी सुन सकता है, आपका दरियाई घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा, और आपका गैंडा जो होता है। ये 3 जीव ऐसे हैं, और एक आग हो सकता है और भी हो, फिलहाल ये वेल नोन है। इनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से भी कम के साउंड्स को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रतिध्वनि जो इको होता है, राइट। तो इको को सुनने के लिए व्यक्ति को कम से कम दूर कितना होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई साउंड है जो कि उत्पन्न हो रहा है इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ ये दीवाल है, तो दीवाल से टकरा करके जो ये साउंड इधर गई, टकराई, और इसका रिफ्लेक्शन होकर जब वापस आता है तो इसी को इको बोला जाता है, राइट। ये इको को सुनने के लिए जो आदमी है, उस आदमी को कितनी दूरी पर खड़े होना चाहिए, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये इस दीवार से इको बेहतर, यानी कि क्लियर इको सुनने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, जब टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्लास 9 की जो साउंड वाला जो चैप्टर है उसमें ये सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है 17.2 मीटर। आपने पढ़ा भी होगा, तो ये आपका डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन है, जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है तो हम लोग क्या बढ़ाते हैं। तो हम लोग उसका एम्पलीट्यूड जो होता है उसको बढ़ाते हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब, जो आयाम होता है उसको बढ़ाने का मतलब होता है कि उसकी जो एनर्जी है, किसकी, साउंड वेव की, वो भी उसके साथ में बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि ध्वनि क्या हो जाएगी, उच्च ध्वनि हो जाएगी, उच्च ध्वनि में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है 113, जी का मान चंद्रमा की सतह पर कितना होता है। देखिए जी आपका पृथ्वी पर जी है और चंद्रमा पर जी डैश, तो जी डैश और जी के बीच में क्या रिलेशन, 1/6 इंटू जी होता है। तो चंद्रमा पर जो है, जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होगा उसका 1/6 हो जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डियर, यहाँ पे देखिए कौन सा संबंध सही है। तो आपको देखिए फोर्स जो होता है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला, मान लीजिए M1 M2 इनका
मास है, डिस्टेंस r है, तो F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाई में r है ना। फिलहाल इसमें अर्थ की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप कैपिटल M भी ले सकते हैं। तो F इक्वल टू लिखिए G इंटू एम ई, और इंटू में ये मास ऑफ द बॉडी बटे में आर ई का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से जैसे ही F बाई क्या लिख दीजिएगा M बराबर G इंटू एम ई अपॉन का आर ई स्क्वायर। तो इसको अब F बाई एम को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। तो या F इक्वल टू एम जी, तो ये वेट के लिए है, तो आपका G इक्वल टू एफ बाई एम, इसको G लिखेंगे तो G इक्वल टू आपका हो जाएगा G इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहाँ एम ई मास ऑफ द अर्थ, यहाँ एम को एम ई को एम लिखा गया है, आर ई को आर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, G का मान कहाँ अधिकतम होता है। तो जो पोल होते हैं, ध्रुव जिनको कहते हैं, वहां पे ये मैक्सिमम होता है, और जो इक्वेटर लाइन होती है, ये देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होगा। तो आंसर सही क्या होगा, इसका पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो आपका पोल्स यानी ध्रुवों पर होता है। अगले क्वेश्चन का देखिए, लेंस बनाने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, ये 2022 वाला है, तो उपयोग नहीं किया सकता। तो इसमें क्ले क्या है, क्ले मिट्टी होती है, तो मिट्टी का यूज लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, देखिए डिक्शनरी को पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो वो लेंस यूज होगा, मोटा मोटा आपको बताएं, जो क्या करता हो, इमेज को बड़ा बना के दिखाता हो। तो ऐसा कौन होता है भाई, उत्तल जो आपका लेंस होता है वो छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब फोकल डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर फोकल डिस्टेंस आपका लेस होती है तो मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर होगा, और मैग्निफिकेशन जब बढ़ेगा तो वैसी केस में जो इमेज की साइज है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर होगा, उत्तल लेंस का फोकल डिस्टेंस, जो कि 5 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस वाला एक उत्तल लेंस आपको यूज करना चाहिए डिक्शनरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें अक्षर छोटे लिखे होते हैं। 118 लेंस सूत्र क्या होता है डियर, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन इसी में अगर प्लस हो जाए तो वो आपका दर्पण सूत्र बन जाता है। तो इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 119, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। 120 नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर कहाँ बनता है, तो जो रेटिना होती है, रेटिना पर आपका इमेज फॉर्म होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रेटिना। अगला देखिए क्वेश्चन है 121 नंबर का, गाड़ी में जो लगा दर्पण होता है उसका आवर्धन उत्पन्न करता है कैसे। तो गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है, यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रेयर व्यू मिरर, रेयर का मतलब होता है पीछे की चीजों को देखने के लिए जो साइड मिरर यूज होता है, तो उसका जो दर्पण होता है, देखिए साइड मिरर जो साइड में लगा होता है वो छोटा सा रहता है, लेकिन बहुत दूर की चीजों को कैप्चर करके दिखाता है। अब सोचिए दूर की चीजों को दिखाएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, छोटा साइज का बनेगा, यानी वस्तु बड़ी रहती है, इमेज छोटा बन रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। किससे, एम से, एम इज लेस देन 1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम 1 से छोटा होगा, तो 1 से कम, लेस देन 1, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है डियर, तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि और भी कुछ काम करने हैं डियर, तो चलते हैं। ठीक है डियर, पढ़िए।